अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हुमा है और मैं आज की पॉडकास्ट की होस्ट हूँ। आपको आइडिया तो है, मैं एसआईयू के जौहर टाउन में एज ए ब्रांच हेड काम करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर हामिद महमूद। हामिद महमूद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। उन्होंने चेस्टर यूनिवर्सिटी से यूके से एमबीए किया है एचआर में। आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे यूएसए के बारे में, क्योंकि वहाँ से पढ़ने के बाद अभी वो हमारे एसआईयू के जद्दा में एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो उनको इस फील्ड में काफ़ी ग्रिप है। तो उनके साथ डिस्कस करेंगे और जो करंट सिचुएशन है, जो एजुकेशन के लेवल्स है, जो एजुकेशन के रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं वो हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर हामिद, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं अल्लाह आपके? का बड़ा एहसान, सब ठीक ठाक। आप बताइए कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपको आइडिया तो होगा हमने आज आपको किस लिए बुलाया है। जी जी बिल्कुल। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को पता चले कि जो पाकिस्तान की फॉर्मल एजुकेशन है और यूएसए की फॉर्मल एजुकेशन है, मैं उनकी इक्विवेलेंसी को डिस्कस करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली जो हमारी बेसिक एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल बेस करती है, लेकिन अगर आप हम लोग यूएस जो करें तो वो एडवांस टेक्निक्स के ऊपर, प्रैक्टिकल्स के ऊपर और रिसर्च बेस वो करते हैं। लेवल जो है वो आलमोस्ट सेम है, मतलब प्राइमरी वहाँ भी प्राइमरी है, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, ग्रेड 12 है, सेम पाकिस्तान की तरह है, लेकिन वहाँ पे एडवांस टेक्निक्स के साथ स्टूडेंट को वो गाइड करते हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ जाके काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जो है लेवल ऑफ एजुकेशन जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो यूएसए की एजुकेशन है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, प्रैक्टिकल्स है और रिसर्च बेस है। जी, मैं ये जानना चाहती कि वहाँ यहाँ जो पाकिस्तान का मैट्रिक है, यूएसए में इसका इक्विवेलेंट, इसकी जो इक्विवेलेंट डिग्री है उसका क्या नाम है? सेम है, सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल कहते हैं। सेकेंडरी स्कूल कहते सेकेंडरी हैं। स्कूल कहते हम हैं यहाँ जी। पाकिस्तान में भी वैसे सेकेंडरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल है कहते जी जी। हैं। ग्रेड 12 वहाँ पे भी हाई स्कूल है, यहाँ पे भी हाई स्कूल है। जी, ठीक है। यहाँ वहाँ पे एक डिप्लोमा है, जीडी कहते हैं उसको ना, वो यूज़ करते हैं वो हाई स्कूल की हाई जगह। स्कूल की या जगह। अमेरिकन डिप्लोमा होता है। जो अमेरिकन डिप्लोमा होता है वो इक्वलेंट टू हाई स्कूल होता है। अच्छा, मतलब जब वो मैट्रिक कर लेते हैं उसके बाद वो अमेरिकन अमेरिकन डिप्लोमा डिप्लोमा करते होता हैं। है, आईबी होती है, ये सारे उनकी टर्म्स हैं उनकी एजुकेशन की ना, ग्रेड 12 पे। ठीक है, आईबी, आईबी कहते अमेरिकन हैं अमेरिकन डिप्लोमा। डिप्लोमास या ठीक है, जीडी। वैसे हमारे पास भी ये टेक्निकल एजुकेशन है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह उनके पास भी है। तो उनके पास टेक्निकल डिप्लोमास वगैरह हैं, वो करवाते हैं ठीक है, बस। जैसे यूके में हाई स्कूल है, जी जी। स्कूलिंग के बाद हाई स्कूल है, ठीक है। तो ये हाई स्कूल क्या यूएसए में भी है? जी यूएसए में भी हाई स्कूल्स होते हैं। और ये जो डिप्लोमा है ये अलग है? नहीं, सेम स्कूल्स के अंदर होते हैं। वो एक्चुअली जो स्टूडेंट ने जिसने ग्रेड 10 कर लिया होता है अमेरिका के हाँ। अंदर, उसके बाद दो ऑप्शन होती है, या तो वो ग्रेड 12 11 12 कर ले, या वो फिर अमेरिकन डिप्लोमा से जा सकते हैं। अच्छा, उनके पास ऑप्शन है दोनों ऑप्शन फॉर्मल होते हैं जी, एजुकेशन फॉर्मल के। एजुकेशन हाँ, के या लिए। तो डिप्लोमा कर ले जी या बिल्कुल ग्रेड 12 कर ले। ऐसे ही ऐसे ही। जी, जैसे हमारे पास यहाँ पे या तो स्टूडेंट एफएससी में चला जाए और या फिर वो उसमें ओ चला लेवल या जाए। ए लेवल्स कर लेना, हाँ ए लेवल। सर, अब यूके में हमारे पास हाई स्कूल है, पाकिस्तान में ग्रेड 12 है, जी जी। यूएसए में इनका इक्विवेलेंट क्या है? यूएसए में भी हाई स्कूल्स हैं, जो स्कूलिंग सेकेंडरी स्कूल के बाद हाई स्कूल होता है, और यहाँ उनके आईबी डिप्लोमास होते हैं, अमेरिकन डिप्लोमास होते हैं जो स्टूडेंट करते हैं, वो इक्वल टू हाई स्कूल ही होते हैं, ग्रेड 12 भी होते हैं। तो अच्छा। दोनों ऑप्शन हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो पाकिस्तान स्टूडेंट जब एफएससी भी कर लेता है और ए लेवल भी कर लेते हैं, तो वो दोनों ऑप्शन वहाँ पे भी मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब अमेरिकन स्टूडेंट के पास सेकेंडरी स्कूल के बाद ये ऑप्शन होता है ऑप्शन होता है कि जी। वो या तो ग्रेड 12 को चूज कर ले जैसे हाई स्कूल जी जी है, बिल्कुल और ऐसे या ही। अगर वो चाहे तो डिप्लोमा में अमेरिकन जाए। डिप्लोमास कर ले, आईबी है जी। ठीक है, और जो बैचलर्स हैं। बैचलर के अंदर अमेरिका के अंदर हमारे पास, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एसोसिएट डिग्री हमारी एडीपी है, हम्म। 2 ईयर बैचलर जिसे हम कहते हैं, या बीकॉम होता था, वैसे ही वहाँ पे कुछ कम्युनिटी कॉलेजेस हैं जो स्टूडेंट्स को एसोसिएट डिग्री करवाते हैं, जो कि टेक्निकल बेस भी होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिशियंस का डिप्लोमा हो गया, प्लम्बर्स का हो गया, या इसी टेक्नीशियन है, उसके बाद फाइनेंस का रेलिवेंट है, मेडिकल का रेलिवेंट है, वो एसोसिएट डिग्रीज करवाते हैं, 2 ईयर्स की होती है, और बैचलर वहाँ पे भी 4 ईयर्स का है, सेम लाइक पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वहाँ पे जो एसोसिएट डिग्री है उसकी वर्थ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो 2 की डिग्री है वो उसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन वहाँ की जो एडीपी है, अगर वो बच्चा वहाँ पे करेगा तो उसके बाद उसको मज़ीद 1 साल या 1.5 ईयर पढ़ेगा तो उसको 4 ईयर की डिग्री मिल जाएगी।
अच्छा, मतलब जैसे हमारे पास सिस्टम है 2 ईयर और 4 ईयर, 4 ईयर, वैसे यस। ही वहाँ पर भी ये वैसे भी वहाँ सिस्टम पे है जी, यूएसए में, जी। ठीक है। और मास्टर्स के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस। मास्टर्स में यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटी हैं वो 2 ईयर्स करवा रही हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपने क्रेडिट आवर्स को जल्दी वाइंड अप करके, कवर अप करके स्टूडेंट को 1 एंड हाफ ईयर के अंदर भी कोर्स कंप्लीट करवा सकती हैं। ठीक है। सर अगर यहाँ पे स्टूडेंट ने 2 इयर्स का बैचलर्स किया हो, वो यूएसए में किस लेवल की एजुकेशन में जाएगा? उससे दोबारा बैचलर में जाना पड़ेगा 4 ईयर्स की। 4 इयर्स बैचलर में जाना पड़ेगा जी, उसको? बिल्कुल। वो क्योंकि पाकिस्तान की जो है 2 ईयर एजुकेशन है उसको वो इक्विवेलेंट नहीं लेते। अच्छा, मतलब जैसे हम बाकी की कंट्रीज़ में टॉप अप कर लेते हैं, हुँ। वैसे टॉप अप नहीं कर हाँ, वहाँ सकते? टॉप अप नहीं है। यूएसए के अंदर टॉप अप नहीं है। यूएसए के अंदर टॉप अप नहीं है। टॉप अप नहीं है। यूएसए ओके, के अंदर एक चीज़ है, इसे कहते हैं डिग्री ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र क्राइटेरिया ये होते हैं कि अगर एक स्टूडेंट जिसने 4 ईयर की डिग्री कर रहा है, उसने 2 ईयर और 3 इयर्स यहाँ से पास किए, मिनिमम 100 क्राइटेरिया उसने कंप्लीट किए हैं, तो देन येस वो ट्रांसफ़र कर ले सकता है। और उसके जब वो यूनिवर्सिटी एक्सेस करेगी उसको, तो वो जितने क्राइटेरिया उसके एग्ज़ाम्प्ट होंगे, उतना उसके ईयर ऑफ सेमेस्टर जो है वो खत्म हो जाएंगे उसमें। ओके, ओके। तो उसे मतलब ट्रांसफ़र क्रेडिट, मिशन ओके, क्रेडिट आवर्स के ऊपर क्रेडिट ये आवर्स के ऊपर सारा डिपेंड कुछ करता है। बेस करता है। जी। जब पाकिस्तानी स्टूडेंट बाहर की कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाता है, स्पेसिफिकली जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को भेजते हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स 2 तरह की होती है। एक एंट्री रिक्वायरमेंट्स उनकी है एकेडमिक, दूसरी एंट्री रिक्वायरमेंट्स उनकी है इंग्लिश लैंग्वेज की। उन्होंने ये दोनों पूरी करनी है। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन दोनों एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जी मैम, इसमें ये है कि स्टूडेंट जो पाकिस्तान से इंटरनेशनल स्टूडेंट जो होता है उसने अपनी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स भी मीट करनी होती हैं हुँ, और अपनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज के लिए जो यूएसए है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टेस्ट जो हैं वो एक्सेप्टेबल, जैसे आइल्स है, पीटी है, टफल है, डोलिंगो है, इवन डोलिंगो ही एक्सेप्टेबल। और इसके अलावा 1-2 टेस्ट और हैं। इवन इवन कोई स्टूडेंट है जिसने कैम्ब्रिज एजुकेशन की हुई है, ओ लेवल या ए लेवल किया हुआ है और उसके ग्रेड बी है इंग्लिश के अंदर, तो उसको वैसे ही इंग्लिश वेव ऑफ हो जाती है यूएसए के अंदर भी। हुँ। ठीक है। और अगर नॉर्मल एकेडमिक रिक्वायरमेंट देखी जाए तो एवरेज अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए डायरेक्ट एंट्री के लिए। 55 भी हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ को एडजस्ट कर लेती हैं। और अगर हम लोग मास्टर्स की डिस्कस करें तो 3.0 सीजीपीए मिनिमम चाहिए आपको डायरेक्ट एंट्री मास्टर्स प्रोग्राम की एडमिशन के लिए। ओके, ठीक है। सर आपने एक टर्म यूज़ किया डायरेक्ट एंट्री, तो क्या इनडायरेक्ट भी एंट्री होती है? हाँ जी, एक्चुअली जिस तरह देखें, हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनके ग्रेड्स बहुत लो होते हैं। लाइक अगर हम अपने बच्चों को देखें इंटरमीडिएट के लिए, तो हाई स्कूल में अक्सर उनके जो मार्क्स हैं वो 45% है, 50% हैं, इतने ज़्यादा अच्छे ग्रेड नहीं हैं। तो उन स्टूडेंट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं यूएससी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए फाउंडेशन प्रोग्राम्स ना। उसे एक्चुअली एक्सलेट प्रोग्राम कहते हैं वहाँ पे उनकी लैंग्वेज के अंदर। उसमें होता है कि स्टूडेंट को एक टर्म, एक सेमेस्टर जो है एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है और वो फाउंडेशन के साथ ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट भी चला जाता है। ऐसे ही सेम जो है वो प्री मास्टर, जिस तरह यूके के अंदर प्री मास्टर कहते हैं हम लोग, हुँ। इसी तरह मास्टर की जिस सीजीपीए, अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है हमारे पास, उसका अंडर ग्रेजुएट में 2.4 सीजीपीए है, 2.6 है, लाइक बिलो 3.0 है, तो हम उसको मास्टर एक्सलेट प्रोग्राम के साथ लाइक प्री मास्टर टू मास्टर एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें एक सेमेस्टर का ही फ़र्क पड़ता है, लाइक 2 ईयर्स 2.5 ईयर के अंदर वो स्टूडेंट अपना ग्रेजुएट कर सकता है उसको। अच्छा, वैसे सर ये भी बहुत अच्छी बात है कि यस। आपके ग्रेड्स लो हैं, लेकिन फिर भी आप जा सकते जी, हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। यस, यूएस जी, बैचलर्स में भी एक्सेलरेटेड प्रोग्राम होता है बहुत, यस, और बैचलर मास्टर्स में मास्टर्स भी। में भी होता है। जी। ओके, ठीक है। सर पीएचडी के बारे में ज़रा बताइएगा। गुड क्वेश्चन। ये पीएचडी एक्चुअली जो है ना, काफ़ी टफ क्राइटेरिया है इसका। लाइक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है, 7.5 7.0। उसके बाद सुपरवाइजर की अप्रूवल चाहिए होती है, आपको थीसिस लिख के देना होता है, रिसर्च प्रपोजल देना होता है। हुँ, लाइक लॉन्ग प्रोसेस है। मोर लाइकली आई से यूके हम लोग डील नहीं करते इसको। हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे पास जो पैनल पे यूनिवर्सिटीज़ है, हम लोग मोस्ट लाइकली उनको अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स प्रोग्राम को डील करते हैं, क्योंकि उसमें समटाइम ये होता है कि स्टूडेंट का रिसर्च प्रपोजल होता है वो उसको मीट नहीं कर पा रहा, या अगर मीट कर रहा है तो सुपरवाइजर हो पॉसिबल है कि 2025 की जगह 2026 दे दे उसको कि 2026 के अंदर मेरे पास सीट अवेलेबल है, आपको वेट करना हुँ। पड़ेगा। तो स्टूडेंट, मेरा नहीं ख्याल वो इतना वेट करेगा रिसर्च प्रोग्राम में। उसके बेस्ट ऑप्शन ये है कि स्टूडेंट जो है वो सेकंड मास्टर भी जा सकता है। सर आप मुझे एक बात ये बताइएगा कि यूएसए में प्रेफरेबल कोर्सेज कौन-कौन से हैं? जैसे यूके में ज़्यादा बिज़नेस के भी कोर्सेज हैं, हम्म। मेडिसिन के लिए भी जा सकते हैं। ज़्यादातर ये 2 जी जी। कोर्सेज ज़्यादा वहाँ पे चलते हैं। यूएसए में ऐसे कौन से कोर्सेज हैं? यूएसए में देखा जाए तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी यूएसए के अंदर यूनिवर्सिटीज़ की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि उनके पास 52 स्टेट्स हैं और एवरेज जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे नॉलेज में वो 4000 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे यूएसए के अंदर। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके पास उससे डिग्रीज़ हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स प्रोग्राम में आपके पास बिज़नेस के कोर्सेज आ जाते हैं, आईटी के आ जाते हैं,
आर्किटेक्ट के आ जाते हैं, आर्ट्स एंड डिज़ाइन के आ जाते हैं, बायोलॉजिकल साइंस है, मेडिसिन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एआई के न्यू कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किए हैं यूएसए के अंदर। तो ये सब कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अब इसमें होता ही है कि कुछ कोर्सेज उनके स्टेम के होते हैं और कुछ नॉन स्टेम होते हैं। अब जो स्टेम जो वर्ड्स है उसमें आते हैं आपके साइंस के रिलेटिव सारे कोर्सेज आते हैं, जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बायोलॉजिकल साइंस है। और जो नॉन स्टेम होते हैं, जिस तरह हमारे स्टूडेंट जिसने आर्ट्स किया हुआ है यहाँ से, लाइक इंटरमीडिएट के अंदर एफ एस नहीं किया, आई.कॉम कर लिया, तो उसको हम लोग बिजनेस के रेलेवेंट बीबीए के अंदर या एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम बेस करें। जिस तरह कुछ स्टूडेंट हमारे पास आ जाती हैं फीमेल जिन्होंने मास्टर ऑफ एजुकेशन किया हुआ पाकिस्तान के अंदर या मास्टर ऑफ उर्दू किया होता है, तो इन स्टूडेंट्स को हम लोग टी-सोल के अंदर लाइक वहाँ पे एजुकेशन के अंदर मास्टर्स में एडमिशन करवा सकते हैं। तो वो नॉन स्टेम के कोर्सेज होते हैं। तो ये सारी रेंज है वहाँ पे यूएसए के अंदर जहाँ पे स्टूडेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेम और नॉन स्टेम की। ओके सर, जैसे यूके में हमारे पास होता है नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा जी, स्टूडेंट्स जी। आते हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट्स को वहाँ बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। यूएसए में इसके लिए क्या है, मुझे इसके बारे में ज़रा आप जी बता बिल्कुल, दें। काफ़ी अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट जो कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, उसमें बायोमेडिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसके बाद नर्सिंग अवेलेबल है हमारे पास, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी हमारे पास उसमें है, उसके बाद हमारे पास क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सब के अंदर हमारे पास मेडिकल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। नर्सिंग जो है वो सेम लाइक नॉर्मल 4 ईयर्स में करवाते हैं, बैचलर होता है। लेकिन जो मेडिसिन की अगर बात करें, स्पेशली जिसको एमबीबीएस कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कह लें, तो यूएसए के अंदर जो मेडिसिन है वो 8 ईयर्स का कोर्स है। लाइक स्टूडेंट ने यहाँ से पहले जाना है बीएस के लिए, वो बीएस केमिस्ट्री कर ले, बीएस बायोलॉजिकल साइंस कर ले, इवन वो नर्सिंग में भी होगा तो वो एमडी में ट्रांसफ़र करेगा, तो वो बाद में वो उसको अनदर 4 ईयर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे जो डिग्री है वो 8 ईयर्स की होती है। 8 साल का 8 साल के एमबीबीएस। एमबीबीएस, जी। यानी कि उसने वो डायरेक्ट एंट्री नहीं देते ना, उनका क्राइटेरिया नहीं है, तो उनको जिस तरह यूके के अंदर देखें तो 6 ईयर्स में एमबीबीएस हो जाता है, 5 ईयर्स में, चाइना में हो जाता है डिफरेंट। लेकिन यूएसए का लॉ ये है कि उन्होंने बच्चे ने पहले बीएस करना है तो ही वो ट्रांसफ़र होगा। बीएस वो किस सब्जेक्ट में? बायोलॉजी में कर ले, केमिस्ट्री में कर ले, बायोलॉजी या या chemistry बायोलॉजिकल में? साइंस ले ले, बायोमेडिकल साइंस ले ले, बायोकेमिस्ट्री ले ले, ये इनके रेलिवेंट होगा तो वो ट्रांसफ़र ले सकता है, एमडी के अंदर जा सकता है। ठीक है सर, इसके 8 साल एक बहुत बड़ा अरसा है, इस पे बजट कितना आएगा? इसकी नॉर्मल फ़ीस है, लाइक एवरेज फ़ीस जो चल रही है वो $21,000 से लेकर $25,000 तक है पर ईयर। पर ईयर, ठीक है। 8 साल उसने ये पे करना है जी, ये पे करना है। और इसमें इंस्टॉलमेंट्स डी हो जी, जाती जी, है। यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट लेती है, 2 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, सेमेस्टर वाइज़ है, वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है सर, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर किसी ने एमबीबीएस पाकिस्तान से किया हो और वो वहाँ पे जाना चाहता है, वहाँ पे भी वो एज ए डॉक्टर ही प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या सजेशन है, क्या रास्ता है उसके लिए? अच्छा, उसके लिए 2 तरीके हैं। या तो वो उनका अमेरिकन जो मेडिकल बोर्ड है उसका टेस्ट पास करें, लाइसेंस ले और डायरेक्टली जॉब के लिए चला जाए वहाँ पे ना। अदरवाइज़ वो स्पेशलाइजेशन करनी है, उसने कोई आई सर्जन बनना है या कोई पब्लिक हेल्थ का कोर्स लेना, तो देन यस यू हैव टू गो विद द मास्टर्स प्रोग्राम, तो वो मास्टर्स प्रोग्राम में ही जाएगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट जो एमबीबीएस का स्टूडेंट है यहाँ पाकिस्तान से जाकर यूएसए में वो मास्टर्स कर लेता है पब्लिक हेल्थ में, उसके बाद एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए क्या प्रोसीजर है? लाइसेंस लेना पड़ेगा उनको अमेरिकन काउंसिल से। फिर भी लाइसेंस लाइसेंस जी लेना ज़रूरी है, पड़ेगा, जी या ज़रूरी तो पाकिस्तान से ही लाइसेंस ले ले और वहाँ पे एज ए डॉक्टर अप्लाई करे, एग्जैक्टली और या वहाँ पे मास्टर्स के लिए जाए, पढ़े 1 साल 2 साल जितना भी अरसा है देन कोर्स वो का, प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ, और उसके बाद लाइसेंस के लिए जी अप्लाई बिल्कुल, करें। क्योंकि यहाँ से टेस्ट पास करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, समटाइम 2 टाइम अटैम्प्ट्स करनी पड़ती हैं। तो उसका बेहतर हल ये कि स्टूडेंट यहाँ से मास्टर्स में चला जाए, क्योंकि वहाँ जाकर रूल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, थोड़ी रिलैक्सेशन आ जाती है उसके अंदर। सर, हमने देखा है कि ज़्यादातर हमारे जितने भी लॉयर्स भाई हैं वो मोस्टली यूके जाना प्रेफर करते हैं, जी, यूएसए बहुत कम लॉयर्स को जाते हुए देखा है, तो इसकी क्या रीजंस है वो उसके बारे में ज़रा आप मुझे डिस्कस कर। बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारा जो बेसिकली लॉ सिस्टम है वो डिज़ाइन ही ब्रिटिश के दौर का हुआ है, तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमें वो सूट करता है एक्चुअली। लेकिन जो यूएसए का है, यूएसए के अंदर जो लॉ कन्वर्जन कोर्सेज हैं या लॉ के कोर्सेज हैं, बेसिकली वो अमेरिकन लॉ आपको पढ़ाते हैं, जिसका हमारे साथ, जो हमारे आइन के साथ या हमारा जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ कोई इतना ज़्यादा कोई रिलेशनशिप बनता नहीं, तलक बनता नहीं उसके साथ ना। तो इसलिए वहाँ पे जो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट हमारे पास लॉयर है, उन्होंने जो यूएसए में जाना है, तो
तो वो ज़हन में रखें कि उन्होंने वहाँ पे जब LLM करेंगे, मास्टर ऑफ लॉ करेंगे, तो उसके अंदर वो अमेरिकन लॉ को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अमेरिकन की पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, इसलिए वो मोर लाइकली प्रैक्टिस भी उसको वहीं पे करनी पड़ेगी। हुँ। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा यहाँ से यूके जा रहा है, तो वो ब्रिटिश में पढ़ के वापस आता है, तो वो हमारी हाई कोर्ट के अंदर भी वो प्रैक्टिस कर सकता है। अमेरिका में जो लॉ करके आता है वो भी कर सकता है पाकिस्तान के अंदर आके प्रैक्टिस, लेकिन उसके पास अमेरिकन लॉ के मुताबिक ज़्यादा नॉलेज आएगा। इसलिए स्टूडेंट जब हमारे कम मैंने देखा है कोई लॉ प्रेफर करते हैं यूएसए। आजकल एआई का बहुत हाइप है, बल्कि बहुत जी ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, एक हाइप है। जी जी। तो अमेरिका में एआई की क्या सिचुएशन है, एआई के कोर्सेज़ की? अमेरिका बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट है इस वक्त यूनिवर्सिटी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट की नंबर 1 चॉइस है वो अमेरिका है पढ़ने जाने के लिए, यूएसए राउंड द ग्लोब जो लोग स्टूडेंट जाते हैं। इवन कि पाकिस्तान से भी वीज़ा रेशियो काफ़ी बेहतर हुई है इस दफ़ा, 2024 के अंदर काफ़ी अच्छे वीज़ा ग्रांट किए हैं यूएस एम्बेसी ने पाकिस्तान से। एआई के जो कोर्सेज हैं वो बिल्कुल हर यूनिवर्सिटी करवा रही है, उसमें इवन कि अभी यूएसए की कुछ यूनिवर्सिटी ने हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीबीए किया हुआ है यहाँ से ना, तो वो वहाँ पे उन्होंने एमबीए जो है वो एआई लॉन्च कर दी है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एआई। तो वो हुँ। स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट जो जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो वो भी अब एआई कोर्सेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यूएसए ने एक ये नई कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिसमें वो स्टूडेंट को एडजस्ट करते हैं। तो एआई के अंदर यूएसए जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे है। ओके, मतलब एक तरह से अब ये एक डुअल डिग्री बन डुअल गई डिग्री है प्रोग्राम जी। कि वो बिज़नेस भी पढ़े और साथ में वो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंटेलिजेंस भी पढ़े। जी बिल्कुल। 2 डिफरेंट फ़ील्ड्स को उन्होंने मर्ज कर मर्ज दिया जिस तरह है। इसकी एग्जांपल देख लें, हमारे पास जो पोस्ट यूनिवर्सिटी है उसके पास एमबीए जो एआई में हुँ। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एआई के साथ करवा रहे हैं। अच्छा सर, वैसे तो इंटर रिक्वायरमेंट्स का हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बट फिर भी मैं आपसे एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जिसमें स्टूडेंट्स को कोई स्पेसिफिक टेस्ट देने पड़ते हैं जिसको जीआरई या जीमेट वगैरह कहती हैं। जी बिल्कुल। उसके बारे में ज़रा गाइड कर दीजिएगा कि हर यूनिवर्सिटी को क्या ये टेस्ट चाहिए? नहीं, यूएसए के अंदर जो है जो टॉप ऑफ द लिस्ट जिस तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क है, ये आपसे जीआरई जीमेट रिक्वायर करती हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। जीआरई बेसिकली ये एक कोर्स अमेरिकन ही हैं, ये उन स्टूडेंट को पास करना पड़ता है जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हैं अपने आप को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, या केमिस्ट्री में समटाइम जीआरई मांग लेते हैं। लेकिन जो जीमेट है बेसिकली वो डिज़ाइन किया गया है बिजनेस कोर्सेज के रिलेटेड। तो हुँ। जिस स्टूडेंट ने अगर बिज़नेस में जाना है, एमबीए करने जाना है, तो उसको उन्होंने जीमेट बिज़नेस एनालिटिक्स लेना है, तो वो जीमेट करेगा। लेकिन कुछ जो यूनिवर्सिटी हमारे पास ऐसे यूके के पैनल पे हैं, उसमें हमारे पास मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनमें हम स्टूडेंट को मास्टर्स में विदाउट जीआरई जीमेट भेज सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक और जो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जिस तरह हमारे पास एक यूएनटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास है। अगर किसी स्टूडेंट का सीजीपीए 3.5 है या 3.4 है और प्लस 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उसको जीआरई जीमेट वो वेव ऑफ कर देते हैं। अब हमने डिस्कस किया इंटर रिक्वायरमेंट्स को, कोर्सेज़ वगैरह, एजुकेशन जी सिस्टम को। मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन को, हमारे स्टूडेंट्स को पता चले कि ये प्रोसेसिंग होता कैसे है, पहला कौन सा स्टेप है, दूसरा, तीसरा, ये सारे स्टेप्स मैं चाहती हूँ कि हम उनको इनलाइटन करें, उनको पता चले, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस मामले कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे कैसे, जी ये होगा कैसे ये सारा कुछ। इसके बारे में ज़रा आप स्टार्ट से लेकर, जैसे काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, तब से लेकर वीज़ा ग्रांट होने तक, ये सारा ज़रा एक जी डिस्कस बिल्कुल। कर लें। जब से ही स्टूडेंट हमारे पास हमारे एसयू के किसी ब्रांच में या ऑफिस में हमारे पास आते हैं, तो हम स्टूडेंट को काउंसलिंग करते हैं उसके रिलेटेड कोर्स के बारे में। यूएसए के अंदर जो है वो कोर्स रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो आपका एम्बेसडर है वो आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करता है। हुँ। ठीक है, उसमें सबसे पहले स्टूडेंट का ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर आने के बाद स्टूडेंट ने I-20 जो कि वीज़ा लेटर होता है, जिसे F1 कहते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, बैंक में प्रोवाइड करनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटी डिपॉजिट लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी डिपॉजिट नहीं लेती, वो आफ्टर वीज़ा लेती हैं। जैसे ही स्टूडेंट का I-20 आता है तो उसके बाद हम लोग स्टूडेंट की CGI अकाउंट क्रिएट करते हैं ट्रैवल टॉक्स के ऊपर जाके, यूएस ट्रैवल टॉक्स के ऊपर, जिसमें हम लोग स्टूडेंट की अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो वीज़ा फ़ीस जो है वो तकरीबन $185 है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में कहें तो 55,500 रुपीज़ मिलती है द करंट डॉलर रेट के मुताबिक। तो जैसे ही वो हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उसके बाद हम उसकी DS-160 कहते हैं वीज़ा फॉर्म, जो वीज़ा फॉर्म है वो हम फिल करते हैं DS-160। उसके अंदर स्टूडेंट की हमने A to Z इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, और उसके बाद स्टूडेंट जब अपॉइंटमेंट के डे के ऊपर उसने अपना CGI पे लेके जाना होता है पेपर, उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट लेटर, देन अपना DS-160 साथ लेके जाना होता है, और साथ I-20 और डॉक्यूमेंटेशन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेके जानी होती है।
तो ये सारे स्टेप जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही होंगे। हमारी काउंसलर जो है, कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आएगा तो हम उसको प्रॉपर थ्रू गाइड करेंगे। और नॉर्मली ये प्रोसेस जो है वो 2.5 मंथ तक रहता है, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट्स और वीज़ा सब कुछ के साथ। आप ज़रा CGI जो आपने अभी बताया, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लें। हाँ जी, बिल्कुल। सीजीआई जो है एक्चुअली एक टर्म यूज़ होती है, यूएस ट्रैवल डॉक्स एक वेबसाइट है उनकी, जिसके ऊपर हम स्टूडेंट का अकाउंट क्रिएट करते हैं बेसिकली अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो एक सीजीआई एक रेफरेंस नंबर है बेसिकली, जो कि हर स्टूडेंट का यूनिक होता है फ़ीस पे करने के लिए। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है अलाइड बैंक के अंदर, तो आप अलाइड बैंक में डायरेक्टली एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं। नहीं तो आपको कैश काउंटर पे जाके अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर आपको अपना, किसी भी सिटी के अंदर है, ज़रूरी नहीं है वो लाहौर में है, इस्लामाबाद में है या किसी छोटे सिटी के में भी है, तो आप अपना सीजीआई नंबर लेके जाएंगे उस ब्रांच के पास और अपना सीजीआई अकाउंट के अंदर अपनी फ़ीस पे करते हैं। और जैसे ही वो फ़ीस पे करेंगे तो 24 आवर्स लगेंगे उस फी को सिस्टम के अंदर एक्टिव होने में। जैसे ही वो एक्टिव होगी तो देन हम इस्लामाबाद या कराची के अंदर अपनी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट की फ़ीस है। अपॉइंटमेंट की फ़ीस है, यस। ओके सर, मैं ज़रा समराइज़ करना जी, चाहती जी, हूँ बिल्कुल। प्रोसेसिंग को। सबसे पहले काउंसलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे ही। डॉक्यूमेंटेशन के बाद एप्लीकेशन सबमिशन है, फिर ऑफ़र लेटर है। ऑफ़र ही। लेटर के बाद यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है। नहीं, यूनिवर्सिटी इंटरव्यू नहीं लेती हम। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं है। जैसे स्टूडेंट को ऑफ़र लेटर मिल जाता है, उसने अपनी फ़ीस डिपॉज़िट फ़ी करनी है। डिपॉज़िट करनी है जी। फिर I-20 ठीक रिक्वेस्ट है। करेंगे। I-20 रिक्वेस्ट करेंगे, I-20 उसको मिल गया। उसके बाद हम लोग फिर उसकी सीजीआई पेमेंट, जो वीज़ा फिर फ़ीस है, CGI, जी। ठीक है, CGI वाले स्टेज पे आएंगे, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। ऐसे ही है। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक के करने के बाद बाद हम DS-160 जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है, वो फिल करेंगे और स्टूडेंट अपॉइंटमेंट के दिन अपने डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके जाएगा। अच्छा, ओके। इसमें एक और चीज़ भी है कि एक जो अमेरिकन होम ऑफिस है वो एक $350 जो है वो चार्ज करता है अपने F1 I-20 को एक्टिवेट करने के लिए। उसको सीवीज़ फ़ीस कहते हैं, ठीक है। तो वो भी सेविस। स्टूडेंट ने वन टाइम पेमेंट करनी होती है, $350 है, वो नॉन रिफंडेबल है, वो भी वीज़ा अपॉइंटमेंट से पहले पे करनी है। अगर स्टूडेंट उसके बगैर चला जाता है एम्बेसी के अंदर, तो एम्बेसी उसको एंटरटेन नहीं करेगी। ठीक है, सेविस फीस सेविस मतलब फीस। स्टूडेंट ने पे करना है ट्यूशन फीस यस। प्लस वीज़ा फ़ीस वीज़ा फीस प्लस सेविस फ़ीस, प्लस जो I-20 सेविस फीस। जी, ये फीस तो, ये ट्यूशन फीस तो डिफरेंट हो सकती है। एग्जैक्टली। CGI की कितनी फीस है? $185। $185। सेविस की कितनी फीस है? $350। $350। ये वन टाइम पेमेंट्स हैं और ये नॉन रिफंडेबल है। ये दोनों नॉन रिफंडेबल Yes. हैं। ओके, ठीक हो गया। आई होप कि हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जी, गया होगा बिल्कुल कि प्रोसेसिंग क्या है। सर, अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, फीस वगैरह पे हो गई है, अब स्टूडेंट एम्बेसी गया है इंटरव्यू के लिए, आप क्या ओवरव्यू देना चाहते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में? ओके, डूज एंड डोंट्स में ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो वहाँ जाके पैनिक ना हो। लाइक अगर वो डोंट्स में जाता है तो वो कॉन्फिडेंट रहे, एनवायरनमेंट बिल्कुल इजी रहे अपने आप को, उसको इन्वेस्टिंग की जो जब वो एंटर होता है एम्बेसी के अंदर, तो एम्बेसडर्स या जो वहाँ पे काउंसलर्स बैठे होते हैं वो ऑलरेडी लुक आफ्टर करे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं कि ये बंदे का बिहेवियर कैसा है, यहाँ पे आके बैठने का क्या देख रहा है, किसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है, खुद को कंफ्यूज तो नहीं है। लेकिन जिस तरह अगर जो एक चीज़ें जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए वो ये हैं कि अवॉइड करना चाहिए कि एम्बेसडर से वो क्वेश्चन को तो बार बार रिपीट ना करवाए, उसको अंडरस्टैंड करें और उसके रेलिवेंट ही उसको जवाब दें। इंग्लिश फ्लुएंसी जो है वो इट्स फाइन, अगर वो इतना इशू नहीं है, लेकिन अपनी बात कन्वे कर सकें। अगर कोई स्टूडेंट फील करता है कि उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत है तो वो उर्दू ट्रांसलेटर ले सकता है, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक बैड इम्पैक्ट है। मैं इसको प्रेफर नहीं करता कि स्टूडेंट उसको उर्दू ट्रांसलेट की जाए, क्योंकि उसने जाके पढ़ना इंग्लिश में है, तो ऑफकोर्स उसको इतनी इंग्लिश या इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए उसका कि वो एम्बेसडर को सेटिस्फाई कर सके अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में और अपने फाइनेंशियल के बारे में उसको एक्सप्लेन कर सके। ओके सर, मैंने एक और बात सुनी है कि कभी भी आपने अपने इंटरव्यूअर को ये नहीं शो करना कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है USA जाने के लिए। हाँ जी, तो बिल्कुल ये ऐसे। क्या मिथ है या सच है? नहीं, ये एक्चुअली मिथ बनी हुई है। एक्चुअली स्टूडेंट होते ही है कि वो अपनी रिसर्च नहीं करते, बेसिकली प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होते, वो बस सुनी सुनाई बातों को देख के जाके इंटरव्यू के आगे प्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है उसको एक प्रॉपर अगर हम प्रिपेयर करें तो वो एम्बेसडर को काफ़ी हद तक सेटिस्फाई कर सकता है अपने इंटरव्यू के अंदर, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता इन स्टूडेंट को। ओके सर, इंटरव्यू की ड्यूरेशन कितनी होती है USA? डिपेंड करता है, सम टाइम होता है वो विदिन 5 मिनट्स भी वो वीज़ा डिसीजन दे देते हैं, लेकिन सम टाइम 15 मिनट भी चलता है। मेरे एक स्टूडेंट का 25 मिनट चला था जिद्दा के अंदर, तो बट उसको वीज़ा मिल गया था एंड ऑफ द डे। लेकिन ये USA का ये फ़ायदा है कि वो ऑन द स्पॉट डिसीजन देता है कि वीज़ा उन्होंने ग्रांट करना है कि नहीं करना। अगर वीज़ा ग्रांट करेंगे तो वो स्टूडेंट का पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे,
और अगर नहीं करना तो वो ऑन द स्पॉट आपको पासपोर्ट वापस कर देंगे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। और समटाइम कुछ एम्बेसडर ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट इतने कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ जाके, तो एम्बेसडर जो है वो एक आधे क्वेश्चन के बाद, लाइक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके बाद उसको वो कहते हैं नहीं सॉरी टू से आपका वीज़ा हम आपको अप्रूव नहीं कर सकते। सर वीज़ा रिजेक्शन की कॉमन रीजंस क्या है? वीज़ा रिजेक्शन की कॉमन रीज़न जो है उसमें एक तो सबसे बड़ा ये है कि स्टूडेंट जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल स्टूडेंट का बहुत डाउन होता है। लाइक वो अपने ऊपर हावी कर लेता है उन चीज़ों को कि मैं मेसी में जाकर बैठा हूँ काउंसलर, हालांकि वो भी एक हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग ही हैं जो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसको लाइक फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा जी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है, आपको फाइनेंस कौन कर रहा है, जी मेरे फादर कर रहे हैं, ओके आपके फादर की इनकम क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, डॉक्यूमेंटेशन भी डिफरेंट है, बैंक स्टेटमेंट डिफरेंट है, और उसके बाद आपने कोर्स जो लिया है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यूनिवर्सिटी का एड्रेस नहीं पता स्टूडेंट को, और नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं उसको ईजी लेते हैं, लाइक वो कोर्स को बता नहीं सकते। वाई स्टडी इन यूएसए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका कि स्टूडेंट ने यूएसए में क्यों पढ़ने जाना है। तो जब तक उसको वो लाइक उसका आंसर ही नहीं आएगा तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं, वो उसको नहीं वीज़ा देंगे कि इसको हमारे यूएस के कंट्री के बारे में पता ही नहीं है, या जो यूनिवर्सिटी इसने ली है उसकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो कितनी है, उसकी कोर्सेज कौन कौन से करवा रहे हैं, उसकी लोकेशन क्या है, या उसने ये न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, या वाशिंगटन स्टेट है, इन स्टेट्स को क्यों चूज़ किया है। तो ये ड्रॉबैक होता है। नॉर्मली जो ड्रॉबैक आ रहा है वो स्टूडेंट की फाइनेंशियल के ऊपर आ रहा है, और स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन के ऊपर इंटरव्यू में आ रहा है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर जाता है अपना ड्यूरिंग क्वेश्चंस। सर जैसे यूके में है उन्होंने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा है डिपेंडेंट्स के लिए, तो यूएसए में क्या सिचुएशन है डिपेंडेंट्स को लेकर जाने की? यूएसए में बिल्कुल स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट को लेके जा सकता है। इवन के स्टूडेंट अगर अंडरग्रेड के लिए भी जा रहा है तो वो भी अपने डिपेंडेंट को लेके जा सकता है। उसमें डिफरेंस ये है कि जिस तरह यूके के अंदर आपने सिर्फ कैश लेटर लिया और स्टूडेंट ने अपना डिपेंडेंट का वीज़ा अप्लाई कर लिया रिसर्च प्रोग्राम में, लेकिन यूएसए के अंदर यह है कि जो जिस तरह स्टूडेंट का F1 I-20 आता है यूनिवर्सिटी से, वैसे ही F2 होता है डिपेंडेंट का, वो भी यूनिवर्सिटी इशू करती है। जब आप स्टूडेंट अपना मेन एप्लीकेंट अपना I-20 रिक्वेस्ट करता है यूनिवर्सिटी से, तो स्टूडेंट को बताना पड़ता है, यूनिवर्सिटी फॉर्म के ऊपर लिख के भेज दिया कि क्या आपके स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, आपकी वाइफ, हस्बैंड आपके साथ आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो उनकी पासपोर्ट डिटेल हमें साथ में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होता है। उसकी सिर्फ वीज़ा फीस जाती है, उसकी सीविस फीस नहीं होती है, जस्ट उसकी $185 जो है वो वीज़ा फीस पे करनी है ईच डिपेंडेंट की। और अगर कोई इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट को साथ भी लेके जा सकता है और वहाँ जाके आफ्टर वीज़ा भी लेके उनको बुला सकता है, लेकिन जो F2 है डिपेंडेंट का वो यूनिवर्सिटी ही इशू करेगी। अच्छा सर, इसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ ही लेकर जाए या बाद में बुलाए? अगर तो मैं मिडल ईस्ट की बात करूँ तो जस्ट फाइन, कोई इशू नहीं है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा इशू बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो मेरे ख्याल में मेरी सजेशन ये है कि स्टूडेंट यहाँ से खुद पहले अकेला ट्रैवल करें या एटलीस्ट अपना वीज़ा ले लें, उसके बाद जो है वो अपनी जो है अप्लाई करे डिपेंडेंट के लिए, वो वीज़ा ग्रांट कर सकता है। ओके सर, जितनी भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। मैं चाहती हूँ कि हम स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि उनकी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे यूएस में स्टे कर सकते हैं या वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस वगैरह जो भी है, तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो यूएसए है वो भी स्टूडेंट को आफ्टर स्टडी जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इशू करता है, वो डिपेंड करता है, अप टू 2 ईयर्स भी है, 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर तो मिलता ही है। लेकिन जो स्टेम कोर्सेज होते हैं जिसमें साइंस के रिलेटेड कोर्सेज आते हैं, AI आ गया, कंप्यूटर साइंस आ गया, उनका मिनिमम अप टू 2 ईयर्स उसको वर्क परमिट वो देते हैं, जॉब सर्च वीज़ा कह सकते हैं, आप PSW कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट के पास ऑप्शंस होती हैं, किसी भी कंपनी के ऊपर अपना H1 वर्क परमिट ले सकते हैं, विद इन द यूएसए कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो किसी कंपनी से अटैच होते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो ग्रीन कार्ड स्कीम के ऊपर जा सकते हैं। तो सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी हाई हैं वहाँ पे। अच्छा, वो स्टूडेंट वीज़ा को बिजनेस वीज़ा पे कन्वर्ट कर सकते हैं? पहले उनको PSW पे आना पड़ेगा, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, उसके बाद वो कर सकते हैं। कितने साल का PSW है? अप टू 2 ईयर्स। 2 साल वो फुल टाइम काम कर सकते जी हैं। फुल टाइम काम। उसके बाद वो अपना वीज़ा बिजनेस वीज़ा में कन्वर्ट कर लें, उनका H1 वीज़ा जो वर्क परमिट होता है वो ले लें किसी कंपनी के साथ, या ग्रीन कार्ड जो स्कीम होती है उनकी, वो मल्टीपल टास्क होते हैं उनके पास। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि जब स्टूडेंट अपना वीज़ा कन्वर्ट कर लेता है किसी दूसरे वीज़े में, तो वो पासपोर्ट के ऊपर तो चेंज नहीं होता, पासपोर्ट के ऊपर तो वही F1 ही लिखा होगा, जी, तो जी। उसके लिए क्या उसको वापस पाकिस्तान नहीं। आना पड़ेगा या क्या? नहीं, वो जो F1 वीज़ा जो पाकिस्तान से लगता है ना, वो सिर्फ जस्ट एक स्टिकर होता है। बेसिकली जब तक उसकी I-20 वैलिड होती है ना, तो वो I-20 तक उसका वीज़ा होता है। जैसे वो वीज़ा स्विच करेगा तो उसको नए स्टिकर की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे BRP मिल जाएगा, उसको कार्ड मान जाएगा, तो वो उसका वीज़ा होगा। पिछला F1 जो है वो एज रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, वो मतलब रूल आउट हो जाएगा, बट पासपोर्ट के ऊपर तो स्टिकर वही रहेगा, वो वही रहेगा, ऑफ कोर्स वही कि वो रहेगा। स्टूडेंट वीज़े पे आया था। जी फर्स्ट एंट्री उसकी स्टूडेंट वीज़े पे। ठीक है, तो इसकी क्या कुछ ड्रॉबैक्स हैं?
नहीं, ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं अनटिल कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ना शामिल हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास अगर यूएसए में किसी भी स्टेट का वर्क परमिट, आप किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं। मतलब हम्म। वाशिंगटन स्टेट में है, आप न्यूयॉर्क में मूव हो जाएँ, हम्म। आप टेक्सास में मूव कर लें, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगी सेटलमेंट होने के लिए स्टूडेंट्स को। हम्म। तो स्टूडेंट के पास इस बात का प्रूफ क्या होगा कि मैं यहाँ पे बिजनेस वीजा पे हूँ अभी? बीआरपी मिलेगा उसको ना, उसका स्टेटस, इमिग्रेशन अच्छा, स्टेटस चेंज हो जाएगा। बीआरपी के ऊपर उसका बीआरपी स्टेटस का स्टेटस मेंशन चेंज, होगा। जी, जी, बिल्कुल। उसको बीआरपी कह लें आप, उनका वर्क परमिट कार्ड कह लें या ग्रीन कार्ड कह लें। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान आता है इस दौरान और फिर वो दोबारा जाता है तो मल्टीपल, उसको यस, जा सकता है। उसी वीजे पे, स्टूडेंट वीजे पे नहीं, स्टूडेंट वीज़ा खत्म उसको हो जाएगा दोबारा ना। वीजा लगवाना पड़ेगा? नहीं, उसमें 2 चीज़ें हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। देखिए, जब एक बंदा स्टूडेंट वीज़ा से यहाँ से चला गया ना, हम्म। तो वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में चला गया। जी। अब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का मतलब ये है कि उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई, उसका स्टडी वाला वीज़ा खत्म हो चुका है अब। हम्म। अब जो अगली स्टेज है उसकी पीएसडब्ल्यू की या वर्क परमिट की है या ग्रीन कार्ड की है, तो वो वाला स्टेटस उसका चलेगा। उसमें वो जितनी उसकी वैलिडिटी होगी उतनी देर मल्टीपल टाइम वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। उसको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, कौन सा वीजा लेना पड़ेगा? कोई भी नहीं लेना पड़ेगा, वो जब कोई तक, भी नहीं हाँ, कोई भी लेना नहीं लेना पड़ेगा, पड़ेगा, यस। वही वीजा ही उसका वो ये वीज़ा ही चलेगा। चलेगा, यस, जो उसने वहाँ पे अच्छा, एक्सटेंड करवाया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट जी, है बिल्कुल फिर ऐसे कि ही है। उसको दोबारा से वीजा नहीं नहीं लगवाना लगवा पड़ेगा, पड़ेगा बल्कि ऐसे। वो उसके ऊपर ही मल्टीपल ट्रैवल जी, कर मल्टीपल सकता ट्रैवल है। करेगा, यस। गुड। सर, आजकल आपको पता है यूएसए की तरफ से भी, हालांकि स्टेट की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन डिफरेंट जो उनके बड़े मैगजीन्स हैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, राउटर्स हो गया, वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ को शॉर्टलिस्ट करके कि हो सकता है इनके ऊपर बैन लग जाए, बैन, जिसको उन्हें 3 तरह के बैन्स अनाउंस किए, कोई ऑरेंज और रेड और इस जी, तरह जी। के लिस्ट उन्होंने कर दिए हैं। स्टेट की तरफ से तभी कोई बयान नहीं आया। तो आपका इस मामले में इसके ऊपर क्या आप ओवरव्यू देना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, जो जैसे ही ट्रंप ने टेक ओवर किया, लाइक एज़ ए प्रेसिडेंट बना वो, उसके बाद उसने अपनी जो पार्लियामेंट है उसमें काफ़ी चीज़ें, जो बिल थे वो पेश की हैं। इनके ऊपर वो काम करना चाह रहे हैं। हम्म। एक्चुअली वो चाह रहे हैं कि यूएसए के अंदर जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कम से कम किया जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। दूसरा एक रूल जो उन्होंने फौरी इम्प्लीमेंट किया है वो ये है कि यहाँ से अक्सर लोग जो थे, चाहे पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, वो अपने बच्चों की डिलीवरी वहाँ पे करवाते थे। तो बच्चा जो है वो बाय बर्थ वहाँ पे ब्रिटिश यूएस पासपोर्ट हो जाता था। अच्छा। चाहे उनके पेरेंट्स के पास विज़ुअल वीज़ा भी है, उसके ऊपर जाके वो वहाँ पे, अगर कोई बच्चा वहाँ पे बाय बर्थ मतलब उसकी बर्थ हुई है, तो वो डे फर्स्ट से ही यूएस सिटीज़न है। उसकी बेस के ऊपर जैसे ही वो बच्चा थोड़ा ग्रो अप करता था तो उनके पेरेंट्स को भी मिल जाता था। ठीक है, तो उसमें अब उसने इम्प्लीमेंट कर लिया कि वो अब आइंदा जो बच्चे का स्टेटस वही होगा जो उसके पेरेंट्स का होगा। ये उन्होंने एक रूल पास किया। दूसरा जो ये अभी रूमर्स आ रहे हैं कि वो किसी कंट्री को बैन करेगा, उसमें किसी हद तक ये है कि वो कुछ सर्टेन लोगों को बैन करेंगे। तो क्रिमिनल्स ओके। होंगे, कोई ऑफिशियल्स होंगे मे बी, उसके बाद कोई लाइक अस्ट्री के होंगे, कुछ ऐसे जो अफ़गानिस्तान में है, बांग्लादेश में हैं, जो कुछ कंट्री, पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। फुल कंट्री को वो बैन नहीं कर सकते ये, क्योंकि वो एक यूएन का एक एग्रीमेंट भी है कि आप फुली टाइम बीइंग लिए उन्होंने एज एग्जांपल मैं बताता हूँ कि यमन को बैन किया था, कुछ यमन नेशनल्स को, कि वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते यूएसए का ना। लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स उन्होंने बैन लिफ्ट कर दिया था कि उनके ऊपर प्रेशर था बहुत ज़्यादा कि आप सर्टेन लोगों को तो बैन कर सकते हैं लेकिन पूरे कंट्री को बैन नहीं कर सकते। तो मोर लाइकली इंशाल्लाह, जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि ये हमारे जो वीज़ा रेशो के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा इतना ज़्यादा। लेकिन नो डाउट कुछ अभी जब जैसे ही वो न्यू पॉलिसी लॉन्च करेंगे तो हम उसके ऊपर भी स्टूडेंट को अपडेट करेंगे। अच्छा सर, एक और बात मुझे बताइएगा कि ये जो अभी आपने चाइल्ड की बात की है कि जो चेंजेस हुई जी, हैं, जी। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है, तो क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जी, करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, यस। अच्छा, पॉसिबल है कि पॉसिबल हो है, सके यस। उसके लिए जो बिल्स वगैरह बिल्स पास होने वैसे हैं वो वो प्रॉपर उन्होंने उनकी प्रोसीजर से पार्लियामेंट में गुजरेंगे। ऑलरेडी ये बिल जो है सर्कुलेट कर चुका है और हम्म। अप्रूवल नहीं हुई अभी, लेकिन वो ट्रंप ये कह रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट करें इंस्टेंटली। तो अभी उनकी, इंस्टेंटली इम्प्लीमेंट करें हाँ और जी, बाद में हम इसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसके ऊपर हम जी, जाएंगे। जाएंगे, यस। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत शुक्रिया कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपने वक्त निकाला, उनके लिए इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। और इसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने पूरा पॉडकास्ट देखा एंड आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिली तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको उसके जवाब दे देगी। और अगर हो सके तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे।